मैं विवेक चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिरस में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, इन्फ्लेशन। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन डेफिनेशन मैंने लिखी है, दैट इंडिकेट द रेट ऑफ राइजिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस या वैल्यू बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट इंडिकेट द रेट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इनके प्राइसिंग में राइज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले लिखा है कि पहले हमें 10 रुपये में 2 पेन मिला करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि 10 रुपये में हमें मिलने लगे हैं 10 रुपये में हमें मिलने लगे हैं 1 पेन। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मिल रहे थे 10 रुपये में 2 पेन और यहाँ मिल रहे हैं 10 रुपये में 1 पेन। तो यहाँ पर जो मनी था उसकी बाइंग पावर ज़्यादा थी क्योंकि वो 10 रुपये में 2 पेन खरीद पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 रुपये में 1 पेन खरीद पा रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो गुड्स है उसमें डाउनफॉल आ गया। ठीक, पहले जितने मनी में 2 पेन मिल रहे थे अभी उतने ही मनी में 1 पेन मिल रहे हैं। ठीक, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे 10 रुपये की पावर जो थी वो थी 2 पेन के बराबर, और यहाँ पे जो 10 रुपये की पावर है वो है 1 पेन के बराबर। ठीक है, तो दिख ही रहा है कि जो रुपया है उसकी जो बाइंग पावर है या उसकी वैल्यू है वो गिर गई है। तो साधारण भाषा में कहा जाए यही होता है इन्फ्लेशन। मीन्स आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में कुछ नंबर ऑफ गुड्स खरीद रहे थे, कुछ दिन बाद उसी फिक्स्ड अमाउंट में नंबर ऑफ गुड्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ गुड्स का कम होना या सर्विसेज का कम होना, लेकिन जो अमाउंट है उसका उतने पे ही बने रहना हमें ये दिखाता है कि जो रुपी है उसकी बाइंग पावर गिर रही है। ठीक है, तो यही होता है इन्फ्लेशन, मतलब रुपये की बाइंग पावर गिरना। ठीक है, अभी यहाँ एक हम मैंने लिखा है, इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी पावर। इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी पावर। ठीक है, अब देखिए, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो रिलेशन होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में है, इन दोनों के बीच रिलेशन ये होता है अपोजिट, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी पावर घटेगी। ठीक है, अगर मनी पावर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि ये है हमारा इन्फ्लेशन और ये है मनी पावर। जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए 10 रुपये और ये 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये से 2 पेन मिल रहे थे, यहाँ पे 10 रुपये से मिल रहा है 1 पेन। तो अगर उस एग्जाम्पल को हम देखें तो मनी पावर हमारी क्या हुई है, डिक्रीज। जब मनी पावर डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। अपोजिट रिलेशन है दोनों में, मनी पावर का गिरना, इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना। और अगर मनी पावर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। और बेसिकली इन्फ्लेशन जो होता है वो किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी के लिए एक हिसाब से ख़राब ही होता है, क्योंकि जो महंगाई होती है वो बढ़ जाती है, लोगों की सेविंग्स घट जाती हैं, लोग
अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं डेली बेसिस की, उन पे खर्चा कम कर पाते हैं। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इन्फ्लेशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है डिमांड पुल एंड दूसरा है कॉस्ट पुश। तीसरा और होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, बेसिकली आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट जो चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है तो मार्केट में होगी, अगर डिमांड नहीं है तो मार्केट में नहीं रहेगी। ठीक है, एक सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई ये हमें बताता है कि भाई जैसे सोना है तो गोल्ड को लोग काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी देखा जाए कि गोल्ड्स के प्राइस राइज़ हो रहे हैं, तो गोल्ड्स के प्राइस राइज़ हो रहे हैं तो मतलब गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई प्योरली मार्केट, कोई भी मार्केट, किसी भी कंट्री का मार्केट इन्हीं 2 चीज़ों पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट कैसे करते हैं और ये कैसे इन्फ्लेशन लाते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, जैसे आप देखते हैं कि बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में जो हरी सब्जियां हैं वो कभी कभी अचानक से बहुत महंगी हो जाती हैं। जैसे टमाटर को ले लीजिए, प्याज को ले लीजिए, तो ये कभी कभी अचानक से बहुत महंगे हो जाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि भाई अगर सप्लाई कम हो गई तो भी दिक्कत है। ठीक, सप्लाई बढ़ गई तो भी दिक्कत है। ठीक है, अगर सप्लाई कम हो गई तो जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, वो महंगी हो जाएंगी। अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है मार्केट में तो भी दिक्कत है कि जो गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। तो मतलब डिमांड और सप्लाई का एक बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब मान लीजिए क्या हुआ कि दिक्कत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ कम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में 1 किलो ही टमाटर अवेलेबल है और आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। अब 1 किलो टमाटर है, उसे लेने वाले 100 लोग हैं। ठीक, पहले मार्केट में टमाटर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल था, जो मान लीजिए कि 10 रुपये किलो बिक रहा था, हालांकि 10 रुपये किलो है तो नहीं। अभी क्या हुआ कि आज के दिन मार्केट में 1 किलो टमाटर अवेलेबल है, कल उसकी प्राइस थी 10 रुपये। अब सोचिए कि 1 किलो टमाटर अवेलेबल है और उसे खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो क्या होगा? क्या जो बेचने वाला है वो 10 रुपये में ही बेचेगा टमाटर को? यहाँ तो लोग बोली लगा देंगे कि मैं 50 देने के लिए तैयार हूँ, मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कोई 200 भी दे दे, हो सकता है कोई 500 भी दे दे। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई। तो सप्लाई कम होने की वजह से जो टमाटर की वैल्यू है वो अचानक से बढ़ गई। जो टमाटर कल तक 10 रुपये में मिल रहा था आज वो मिल रहा है, अगर हम एक मैक्सिमम रेट मान लें तो मैक्सिमम रेट हमने मान लिया 500 रुपये। ठीक है, मतलब जो कल तक 10 में था आज वो 50 गुना रेट में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि पहले हम 10 रुपये में ले रहे थे 1 किलो टमाटर, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ले रहे हैं 500 रुपये में 1 किलो टमाटर। तो कहाँ 10 और कहाँ 500, ये हमें दिखाता है कि जो रुपया है उसकी
जो बाइंग पावर है उसमें क्या हुआ, डिक्रीज। तो यही देखिए, अगर सप्लाई रोक दी तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि डिमांड उतनी ही बनी रहेगी। अगर अचानक से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब मार्केट में एक फिक्स्ड अमाउंट में कोई भी गुड्स अवेलेबल है, अचानक से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, ठीक, तब भी इन्फ्लेशन आना है। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे अभी जब कोरोना आया था, तो कोरोना में बहुत सी चीज़ें काफ़ी महंगी बिकी। जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसकी पहले उसका प्रोडक्शन कोरोना के पहले काफ़ी कम था। अब कोरोना में क्या हुआ कि अचानक से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। अब भाई तुरंत तो सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट हैं मेडिकल ऑक्सीजन के, उनके बाहर लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, लोग इसके लिए लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो हुआ क्या कि भाई मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पहले कम थी, लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ने के कारण उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ी। अब हो सकता है पहले एक सिलेंडर मिल रहा हो भाई 500 रुपये में, लेकिन जैसे ही मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई भी उतने पे ही है। अब क्या है कि उसी सिलेंडर को बहुत लोग आ गए लेने। अब जो सिलेंडर 500 रुपये में दे रहा था प्लांट वाला, क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करेगा? वो 500 में दे देगा। अब वो क्या करेगा कि भाई जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो उसे उतना ज़्यादा पैसा देगा। अब देखिए यहाँ पे पैसे की वैल्यू गिर गई, ये भी हुआ इन्फ्लेशन, ठीक। सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशन, ठीक, तो ये भी हमें इन्फ्लेशन दिखाता है। तो डिमांड पुल में क्या है कि जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, और दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी हमारा मार्केट स्टेबल रहेगा। अदरवाइज मार्केट स्टेबल नहीं रहने वाला, ठीक है। अगर सप्लाई घटती है तब भी इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तब भी इन्फ्लेशन आएगा। अब हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को जो पुश कर रही है वो कॉस्ट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट तो लगता ही है। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक। अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कुछ इनपुट्स लगे होंगे, जैसे लेबर एंड रॉ मटेरियल, ठीक। अब मान लीजिए कि पहले लेबर था पर डे 300 रुपये, मतलब एक आदमी एक दिन में 300 रुपये लेके पूरे 8 घंटे काम करता था। अभी क्या हुआ कि लेबर की प्राइस बढ़ गई, अब वो लेबर लेने लगा 500 रुपये 8 घंटे का, तो यहाँ लेबर की प्राइस बढ़ गई। तो लेबर का हमने बता दिया। अभी हम देखते हैं रॉ मटेरियल का। ये जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना है। अब मान लीजिए कि इसका रॉ मटेरियल तो प्लास्टिक हुआ। अब प्लास्टिक ही महंगी हो जाए तो मार्कर वाले को मार्कर तो महंगा करना पड़ेगा ना। तो यही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेबर का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज होना है। ये है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी या किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन कौन करता है, ठीक है। तो देखिए, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट होती है वो बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, और इंडिया में होती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1935 में बनी थी और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक। फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। मान लीजिए अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, मतलब ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, लोग हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा पहुंच रहा है। अब अगर उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उन्हें तो परचेज़ करेंगे ही, और बेसिक नीड्स के अलावा भी वो कुछ परचेज़ करना चाहेंगे। तो जब पैसा ज़्यादा रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली रेट भी
बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तब भी वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, अब अगर पैसा कम है तब भी वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। तो यहीं पे आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो मनी सप्लाई, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे लिक्विडिटी लिखा होता है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई। तो वो अगर उसे ऐसी सिचुएशन लगती है तो वो मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकती है और मनी सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, हमने देख लिया था मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अभी हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, बोरोइंग एंड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। यही है हमारी फिस्कल पॉलिसी, मतलब कितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है और कितना स्पेंड कर रही है। अगर स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा, और जब बोरो करेगी तो उसके ऊपर डेप्ट आएगी, और उस डेप्ट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी, या तो टैक्स रेट को हाइक कर देगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी, जो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस उन्हें बढ़ा देगी, या फिर मनी को प्रिंट करेगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि कोई पर्टिकुलर आदमी है, उसको उसकी कमाई 100 रुपये है और वो 30 रुपये टैक्स में दे देता है, तो उसके पास 70 रुपये बच रहे हैं। अब जब 70 रुपये उसके पास बच रहे हैं तो वो लिमिटेड चीज़ें खरीदेगा, पहले ही बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, तब अगर उसके पास कुछ बचेगा तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदेगा। लेकिन अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, टैक्स रेट को कम कर दिया। अभी क्या कर दिया कि अब पहले उसको जो देना पड़ता था 30 रुपये, अभी वो दे रहा है 10 रुपये, तो 20 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो यहाँ पे ये समझिए कि पहले वो 70 रुपये अपने बेसिक नीड्स तो पूरी कर ही रहा था, अब उसके पास 20 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, तो अब वो क्या करेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब वो जाके मार्केट से एक्स्ट्रा सामान खरीदेगा, जिससे क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी टैक्स रेट को इंक्रीज करके, टैक्स रेट को डिक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो यही दो लोग हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक किसी पर्टिकुलर कंट्री की, ये दोनों कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।